Hello everyone and welcome to my second class on Oracle EBS. In this class, I will provide you an overview about Oracle EBS architecture, which covering key topics such as patching, cloning within Oracle EBS application. Toward the end, I will discuss about the important administrative tasks, which include user creation, responsibility assignment, menu, and function setups, and handling user requests within the application. तो लास्ट क्लास हमने की थी ईबीएस के ऊपर किया था ना। हमने ईबीएस का आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि यार ईबीएस बेसिकली जो एप्लीकेशन है ओरेकल ई बिजनेस सूट एप्लीकेशन, उसका पर्पस क्या है और उसका आर्किटेक्चर डिस्कस किया था हमने लास्ट अपनी क्लास के अंदर ना। बेसिकली पर्पस क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी बिजनेस है उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उस बिजनेस पे हमारे एचआर है, हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री है, हमारा रिसीवेबल है, पेबल्स है, तमाम के तमाम जो है मैनेज करें बाय द यूज ऑफ ईबीएस। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तमाम के तमाम डिपार्टमेंट हम एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ओरेकल ईबीएस। अच्छा, उसके फिर हमने कुछ आर्किटेक्चर पे डिस्कशन की थी कि जैसे लास्ट स्लाइड्स थी कि हमने उसके अंदर डायरेक्टरीज कौन सी होती हैं। एक FS1 है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो FS1, FS2 और FSNE ये फाइल सिस्टम है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसका जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोडक्शन सिस्टम जो चल रहा होता है वो FS1 पे चल रहा होता है। एक होता है FS2 होता है पैच फाइल सिस्टम। ये हम ऑनलाइन पैचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब पैच लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, जैसे कि आप डेटाबेस पे पैच लगाते हैं, अब डेटाबेस के किसी एक मशीन पर आपने पैच लगाना है, तो आप उस मशीन पे पैच लगाएंगे। लेट्स सपोज आपने डेटाबेस इंस्टॉल करी U01 के अंदर। अब आप U01 के ऊपर पैच लगाओगे तो आपकी डेटाबेस शट डाउन होना जरूरी है। अगर वो डेटाबेस का जो पैच है वो आपका कोल्ड पैच है, मतलब उसमें आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, डेटाबेस को बंद करना है, तो आपका एक फाइल सिस्टम होगा U01, उसके ऊपर आपकी इंस्टॉलेशन आपने करी होगी डेटाबेस की, तो उस पर आप डेटाबेस का पैच लगाओगे। वैसे ही ये होता है ईबीएस की जो एप्लीकेशन चल रही होती है वो भी अपनी किसी एप्लीकेशन फाइल सिस्टम पे चल रही है। तो उसके अंदर जो एक फाइल सिस्टम होता है जिसमें अब इसमें ओरेकल ने क्या कर दिया, आपको ऑनलाइन पैचिंग का ऑप्शन दे दिया है कि ऑनलाइन पैचिंग में क्या करते हैं कि आप FS1 के ऊपर आपको क्या होगा, आपका जो करंट प्रोडक्शन चल रहा होगा वो FS1 पे चल रहा होगा। आप पैच लगाएंगे तो क्या करेगा ओरेकल, जो FS2 फाइल सिस्टम होगा बिल्कुल उसी का ही रेप्लिका होगा, उसके ऊपर पैच लगाएगा। फिर एक फाइनल स्टेज के ऊपर जाने के बाद उस फाइल सिस्टम को FS1 को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्शन फाइल सिस्टम, और FS2 को आपका पैच फाइल सिस्टम कन्वर्ट कर देगा। तो इस पर्पस के लिए क्या है, थ्री मेन फाइल सिस्टम जो ओरेकल ईबीएस जो आपको आए हैं 12.2 के बाद, 12.2 में आए जो रिलीज है ना, जो 12.2 की जो रिलीज आई है ईबीएस की, उसमें ये ओरेकल ईबीएस में ओरेकल ने इंट्रोड्यूस करवाया। एक फाइल सिस्टम है FSNE, इसके अंदर क्या होता है कि जो कि पैच और रन फाइल सिस्टम की जो लॉग्स हैं वो तमाम की तमाम कहाँ मेंटेन हो रही होती हैं, FSNE के फाइल सिस्टम के अंदर मेंटेन हो रही थी। तो लास्ट क्लास में हमने इस किस्म की चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ये उनकी मेन डायरेक्टरीज हैं। APPL टॉप है, कॉमन टॉप है, इंस्टेंस टॉप है, DB टॉप है। जैसे ओरेकल होम होता है वैसे ही इसके यहाँ पर भी एप्लीकेशन टॉप है, APPL टॉप यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये वो डायरेक्टरीज हैं जो कि आपके ईबीएस के अंदर मेंटेन करते हैं। अब ईबीएस की सर्विसेज के ऊपर मैं डिस्कस किया था कि सर्विस को हमने स्टार्ट कैसे करना है। सर्विस को स्टार्ट करना ADSTRAL.sh की फाइल का आपका स्क्रिप्ट से हम स्क्रिप्ट को इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग के ये फ्लो है कि आपका एडमिन सर्वर स्टार्ट होगा, वेब सर्विसेज स्टार्ट होगी, फॉर्म सर्विसेज स्टार्ट होगी, कंकरेंट मैनेजर स्टार्ट होगा, आपका वर्कफ्लो सर्विसेज वो आपकी ये स्टार्ट होगी। वैसे ही स्टॉप के अंदर भी क्या होगा कि आपके तमाम की तमाम सर्विसेज जो है आप सर्विसेज डाउन करेंगे तो ये आपकी ये सारी सारी आपकी आप बताएं यहाँ पर इसी तरीके से ये सारी चीज़ें स्टॉप के जब स्टॉप करेंगे सब चीज़ें इस तरीके से फ्लो में स्टॉप हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज मैंने कुछ सर्विस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब लेट्स सपोज मेरा डेटाबेस, अब इसका अपना डेटाबेस ही मौजूद होगा। डेटाबेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना लिस्टनर स्टार्ट करेंगे, फिर डेटाबेस
का इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे किया है कि आपका लिसनर स्टार्ट किया है, फिर डेटाबेस की सर्विस को स्टार्ट किया है, फिर इसके बाद स्टार्ट कर देने के बाद फिर हमने क्या किया, एप्लीकेशन की सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्टेप्स है कि एप्लीकेशन की सर्विस स्टार्ट करेंगे, और ये इसमें प्रोसेस आता है F&D, बैकग्राउंड प्रोसेस है। आपको F&D के नाम से प्रोसेस बैकग्राउंड पे चेक करेंगे, अगर F&D के प्रोसेस की काउंट ग्रेटर देन 0 या 10 आ रहा है तो दैट मीन आपकी सर्विस स्टार्ट हो गई। अदरवाइज सर्विस स्टार्ट होने के बाद स्टेटस 0 भी आपको यहाँ पे दिखाया गया, सर्विस आपकी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब इसमें ना ये तो हमारी सर्विसेज के ऊपर बात आ गई। अब एक चीज होती है कि एक इसमें है लॉन्चिंग, ये है विजन इंस्टेंस। इसमें इस तरीके से है कि ओरेकल ने आपको, ओरेकल ईबीएस है, अब ओरेकल ईबीएस के अंदर मेरे पास हमें पता है कि एचआर का मॉड्यूल भी है, ठीक है, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल भी, अकाउंट पेबल भी है। डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स को एक सिस्टम में इंटीग्रेट हमको ओरेकल ईबीएस प्रोवाइड कर रहा है। अब ओरेकल ने क्या कर दिया, एग्जाम्पल के लिए, आपकी हमारी लर्निंग के लिए, स्टूडेंट लर्निंग के लिए ओरेकल ने एक विजन इंस्टेंस दे दिया, ताकि हम इसके अंदर अपनी लर्निंग या ट्रेनिंग पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डेमो डेटा जनरेट कर सकते हैं, एक डेमो डेटा, ठीक है। तो ये क्या है, विजन इंस्टेंस होता है, इसका पर्पस ही ये है कि ये सैंपल डेटा होता है और ये फुली फंक्शनल होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एड्स मैं बात करता हूँ, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिमेंस है, देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना कोई ना कोई, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉय के नाम, एम्प्लॉय का नाम है, एड्रेस है, वटेवर, आपके सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, फिर सप्लायर के का लेजर मेंटेन करूंगा, कस्टमर का लेजर मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपकी कितनी, लेट्स सपोज किसी सुपर स्टोर की बात करता हूँ तो सुपर स्टोर में कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कितने सप्लायर्स हैं आपके, आप वो प्रोडक्ट आप किन किन सप्लायर से परचेज करते हो, तो वो क्या है, उनका एक्चुअल डेटा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। अब वो एक्चुअल डेटा तो हमारे पास नहीं है, तो ओरेकल ने लर्निंग के नहीं, फॉर लर्निंग पर्पस एक हमें दे दिया विजन इंस्टेंस, कि हम इसको एक सैंपल डेटा प्रोवाइड कर दिया, जिसके ऊपर हम अपनी टेस्टिंग या ट्रेनिंग या डेमो हमने कोई देना हो तो इस इंस्टेंस के ऊपर हम दे सकते हैं। ये एक आपको जब ईबीएस की सॉल्यूशन करते हैं तो उसी के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाती है, डेमो डेटाबेस अवेलेबल होती है। ये क्या करता है कि पूरा कंप्लीट सेटअप, पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन प्लस डेटाबेस आपको विद डेटा अवेलेबल करके दे देगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपका फाइनेंशियल है, सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एचआरएमएस है, सीआरएमएस प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर जो है ये कंप्लीट फंक्शनल एक कंपनी होती है, पूरी एक फंक्शनल कंपनी है, एक डेमो कंपनी है, पूरी कंप्लीट फंक्शनल होगी। तो वो चीजें आपको इसमें विजन के अंदर मिल जाएंगी आराम से, ठीक है। इसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, एक विजन का अपना डेटाबेस होगा, एक एप्लीकेशन लेयर होगी और इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है। तो इसका अपना, जैसा ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हो वैसी ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल होगी, ठीक है। और ओरेकल डेटाबेस का पूरा पूरा बैकअप होगा, ये कंप्लीट स्टोर कर देगा, जिसमें बैकअप होगा आपका सारी सारी इंफॉर्मेशन जो होगी उस विजन के, वो उस इंस्टेंस का नाम होगा विजन डेटाबेस। तो ये वो बनाएगा, एक एप्लीकेशन लेयर बनाएगा, वो एक आपकी इंस्टेंस की कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाएगा। अच्छा, ये इसको एग्जीक्यूट करने के स्टेप्स हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ये यहाँ पर सेटअप वैसे ही, जैसे आप ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हो वैसे ही इसमें सारी सॉल्यूशन होगी। आपसे पूछेगा कि आपने एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है, आपने इंस्टॉल करना ओरेकल ई बिजनेस सूट, ये आपने सेलेक्ट करा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने जो है ना ये ईमेल के नहीं होगा, आपने ईमेल करनी है। उसके बाद ये यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन, कि आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें ये सारी पोर्ट्स हैं, तो आपका ईबीएस कॉन्फ़िगर होगा, वो कौन कौन सी पोर्ट पे क्या क्या सर्विस चलेगी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डेटाबेस की सेट क्या होगी, डेटाबेस का होस्ट कौन सा होगा, डीएनएस क्या होगा, डेटाबेस की फाइल का पास, सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे आप डीबीसीए से डेटाबेस क्रिएट करी होगी आपने, वो सब कुछ यहाँ पे आप करेगा, आपको डीबीसीए अलग से चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ खुद ही वो डेटाबेस का सॉफ्ट डेटाबेस को खुद ही क्रिएट करके देगा, इस बाय द यूज ऑफ विजन इंस्टेंस, ठीक है।
ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपसे ये एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा कि आपका फाइल सिस्टम यहाँ पे FS1 फाइल सिस्टम का पाथ क्या है, FS2 फाइल सिस्टम का पाथ क्या है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर देने के बाद ये आपका एक विजन इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो विजन इंस्टेंस का पर्पस क्या है, फिर क्या होगा, हम अपनी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, फॉर लर्निंग हम इसमें बाय द यूज ऑफ विजन इंस्टेंस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग ना बेसिकली देखें क्लोनिंग का क्या पर्पस है। क्लोनिंग ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटाबेस मैंने इंस्टॉल किया, एक एप्लीकेशन और डेटाबेस और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि उसकी सेम कॉपी एक अलग सिस्टम पे लेके जाऊं, जहां पे मैं अपना टेस्ट सिस्टम बना रहा हूं, तो टेस्ट सिस्टम बनाना चाह रहा हूं, या मैं अपना कोई मतलब यूएटी इन्वायरमेंट बनाना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्लोनिंग की रिक्वायरमेंट, क्लोनिंग का क्या है कि आपकी एग्जैक्ट जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी कॉपी एक अलग अलग जगह पे बना ले, ठीक है। अब क्लोनिंग के कई मेथड्स हैं, एक है कोल्ड क्लोन, एक है हॉट क्लोन। कोल्ड क्लोन इस तरीके से है कि आपने अपना सिस्टम डाउन किया, डेटाबेस डाउन किया, एप्लीकेशन डाउन की, और एज इट इज एप्लीकेशन और डेटाबेस को किसी जगह कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। हॉट में यह हो गया कि आपने क्या किया, डेटाबेस चल रहा था, चलता हुआ डेटाबेस का आपने बैकअप लिया और दूसरी डेटाबेस कहीं और पर रिस्टोर कर दिया। दिस इज दी हॉट क्लोनिंग, ठीक है। और थर्ड वन यह है रैपिड क्लोनिंग, ये फॉर द ईबीएस के नहीं होती है, ईबीएस के नहीं है, स्पेशली फॉर ईबीएस के नहीं है। तो इसमें होता इस तरीके से है कि आपने, हम सबसे पहले डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, ठीक है, फिर हम एप्लीकेशन का बैकअप लेते हैं, फिर दूसरी मशीन पे लेके जाते हैं, डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर करते हैं, फिर एप्लीकेशन का बैकअप ले आके एप्लीकेशन की फाइल से वहां कॉपी करते हैं, और उसके प्रोसीजर है एडीसीएफजी क्लोन्स का, कुछ रूटीन्स हैं जो ईबीएस के अंदर मौजूद है। उसको चलाने के बाद हमारी एप्लीकेशन जो है क्लोन हो जाती है, मतलब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ और रैपिड क्लोनिंग के थ्रू। अच्छा, इसके स्टेप्स अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मेरा एक प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर मेरा ओरेकल ई बिजनेस सूट चल रहा है, ओके। तो उसमें क्लोन करने से पहले एक होता है प्री क्लोन। प्री क्लोन में क्या करता है, ओरेकल एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है कि यार अब मैंने जब क्लोन करना है तो उसमें ये फाइल्स होनी चाहिए, ये डायरेक्टरीज मौजूद होनी चाहिए हैं। वो एक स्ट्रक्चर जो है प्री क्लोन के टाइम के ऊपर ओरेकल बना देता है। इसकी यूटिलिटी है, इसके लिए कोई डाउन टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, चलते हुए सिस्टम के अंदर प्री क्लोन चला सकते हैं। प्री क्लोन चला दें, उसके बाद आपने क्या करना है, सेम यहाँ पे आज स्टेप आता है, कॉपी करनी है एप्लीकेशन सेकेंड इंस्टेंस के ऊपर, सेकेंड मशीन के ऊपर। वहां पे कर देने के बाद आपने चलाना एडीसीएफजी क्लोन। ये एक यूटिलिटी एडीसीएफजी क्लोन, इसका पर्पस ये है कि क्लोनिंग करने का। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन की क्लोनिंग करनी है तो एडीसीएफजी क्लोन की यूटिलिटी के थ्रू आप एडीसीएफजी क्लोन को यूज करते हुए कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने आरमेन यूज किया हो, आरमेन का यही है, अपने बैकअप लें, रिस्टोर करें, वही करता ये। और स्पेशली फॉर ईबीएस है, ईबीएस की क्लोनिंग करनी है तो एडीसीएफजी क्लोन के थ्रू आप क्लोनिंग करोगे। ये क्लोनिंग कर देने के बाद अब आपका फाइल सिस्टम FS1 जनरेट हो गया। उसके बाद आपने करना है फिर प्री क्लोन चलाना है FS1 के ऊपर। पहले आपने एक्चुअल प्राइमरी में चलाया था प्री क्लोन, उससे आपने FS1 सेकंड मशीन पे FS1 बनाया, उस पे FS मशीन की मशीन से आपका क्या है रन एडिशन, फिर आपको रन एडिशन पे आपने चलाना है एडी प्री क्लोन। उसके बाद आपने बनाना है उसका पैच एडिशन, उसका पैच फाइल सिस्टम। जो मैंने आपको बताया था FS1 FS2, FS1 क्या है आपका रन फाइल सिस्टम, FS2 आपका पैच फाइल सिस्टम है। तो ये दो यूटिलिटी हैं। फर्स्ट वन है प्री क्लोन, ठीक है, प्रिपेयर सोर्स इंस्टेंस फॉर द क्लोनिंग बाय द कलेक्टिंग कॉन्फ़िगरेशन डेटा, ठीक है। सोर्स इंस्टेंस को का इंस्टेंस को प्रिपेयर कर रही होती है, और एडी सीएफजी क्लोन क्या करिए, कॉन्फ़िगर टारगेट इंस्टेंस, जो टारगेट इंस्टेंस है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम एडी सीएफजी क्लोन यूज करते हैं। अब यही टाइप थी हमने डिस्कस कर ली कि हॉट है, हॉट क्लोन है, और आपका कोल्ड क्लोन है, और रैपिड क्लोन। अच्छा, यही चीज अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ पे ओरेकल ईबीएस के अंदर अब FS1 है, FS2 है। FS2 जो आपका पैच फाइल सिस्टम है, FS1 आपका रन फाइल सिस्टम है, और FS एनी नॉन एडिशन फाइल सिस्टम जिसमें आपकी लॉग्स हैं,
ठीक है, और टाइम फाइल्स होंगी, और डीबी टेयर जो आपकी आपका डेटाबेस का टेयर होगा। यही आता दो। इसके हाई लेवल स्टेप अगर हम डिस्कस करें तो हाई लेवल स्टेप में दो मेन टेयर्स होती हैं, एक डेटाबेस टेयर होगी और एक आपकी एप्लीकेशन टेयर होगी। अब ये हाई लेवल स्टेप्स हैं। देखें, सबसे पहले क्या करना है, मैंने प्री क्लोन चलाना है एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे, फिर मैंने क्या करना है, प्री क्लोन डेटाबेस प्रोडक्शन पे चलाना है, फिर आपने डेटाबेस का बैकअप लेना है, फिर एप्लीकेशन का बैकअप लेना है, फिर आपने क्या करना है, ओरेकल होम क्रिएट करना है डेटाबेस की डायरेक्टरी के ऊपर, और उसके बाद और एप्लीकेशन का होम भी क्रिएट करना है, फिर रिस्टोर करना है, डेटाबेस को रिस्टोर करना है, फिर अपने एप्लीकेशन की जो फाइल्स का क्लोन बनाया था अपने एप्लीकेशन के फोल्डर में ले आके एप्लीकेशन को भी रिस्टोर करना है, सेम फोल्डर आपने वहां पे बना देना है। ठीक है। अच्छा, एप ट्यूटोरियल, अब आपका जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस को ओरेकल ईबीएस अवेयर बनाने के लिए कि ये डेटाबेस डेटाबेस ईबीएस का डेटाबेस है, उसके अंदर एप ट्यूटोरियल का एक फोल्डर होता है जो आपको डेटाबेस के होम पे बनाना पड़ता है। तो हमने डेटाबेस के होम पे एप ट्यूटोरियल का फोल्डर क्रिएट करेंगे एट डेटाबेस सर्वर, जो मेरा डेटाबेस मशीन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ADCFG क्लोन में डेटाबेस टेयर पे चलाऊंगा, वही चीज मैं एप्लीकेशन टेयर पे चलाऊंगा। जब ये दोनों चल जाएंगी तो फिर इसमें एक टूल होता है ऑटो कॉन्फ़िग। ये क्या करता है, जितनी भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिकॉन्फ़िगर कर रहा होता है। ठीक है, तो वो ऑटो कॉन्फ़िग चलाऊंगा और भी अपनी एप्लीकेशन की सर्विसेज स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो कि क्लोनिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये वही स्टेप्स हैं कि हमने क्लोनिंग पैच फाइल से क्लोनिंग कैसे करनी है। अब आती है पैचिंग। अच्छा, पैचिंग का पर्पस क्या है? पैचिंग का पर्पस ये है कि यार मेरे बग फिक्स या कोई सिक्योरिटी पैच आ रहा है या कोई एरर आ रहा है। ठीक है, अब मेरा सोर्स कोड, जैसे हमने कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इशू आता है, अब उसके इशू आने के लिए मैं अपने सोर्स कोड में चेंज करूंगा। ऐसे ही है, मैं सोर्स कोड में चेंज करूंगा और सोर्स कोड को चेंज करने के बाद उसकी जो कंपाइल्ड फाइल होगी वो यूजर के पास भेजूंगा। अब लेट्स सपोज मेरी एप्लीकेशन जो चल रही है थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स पे चल रहा है। अब ओरेकल जो ईबीएस है अराउंड द वर्ल्ड हर जगह चल रहा है ना, हो सकता है लोग हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 12.3 इस्तेमाल कर रहा है और 12.2 का 3 इस्तेमाल कर रहा है, 12.2 का 15 इस्तेमाल कर रहा है, कोई 12.1 पे चला रहा है, कोई सिर्फ 12 पे है ईबीएस चला रहा है। तो डिफरेंट किस्म की रिलीजेज हैं और हर रिलीज के अंदर अपने अपने कोई बग्स भी आते हैं, कोई इशू भी आते हैं। ठीक है, उनको फिक्स करने के लिए पैचिंग का हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब पैचिंग क्या, ये आपको बता दें कि पैचिंग भी दो किस्म की है इसमें। एक पैचिंग है जो कि आपको डाउन टाइम के साथ बनेगी, जिसमें आपने डेटाबेस को या एप्लीकेशन को बंद करोगे। ठीक है, और एक पैचिंग इसमें आपको 12.2 के बाद ओरेकल ईबीएस में उन्होंने दे दिया आपको ऑनलाइन पैचिंग, चलते हुए सिस्टम की आप पैचिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पैचिंग का क्या मकसद आ गया आपका, ये है कि हमने कोई बग फिक्स है या कोई नई फंक्शनैलिटी ओरेकल ने उसमें अपडेट कर दिए तो उसको हम बाय द यूज ऑफ पैच उसके अंदर अपने सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां से ये है कि 12.2 के बाद ओरेकल ने क्या कर दिया कि पहले 12.1 12.2 से पहले ओरेकल का जो पैचिंग का मैकेनिज्म था वो इस तरीके से था कि चलते हुए सिस्टम के अंदर क्या होता है, अपने एप्लीकेशन डाउन करो, उसके ऊपर पैच लगाओ। अब एप्लीकेशन डाउन करने में लेट्स सपोज आपको आधा घंटा लगा, फिर आपने पैच लगाना है, पैच लगाने में आपको 6-7 घंटे लग गए। ठीक है, फिर आपने एप्लीकेशन को अप किया, अब लेट्स इस पूरे काम के अंदर आपको 10-12 घंटे लगे, तो 10-12 घंटे का आपको एक डाउन टाइम आ गया। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ओरेकल ने क्या किया, अपनी ऑनलाइन पैचिंग का ऑप्शन दे दिया। इसमें भी डाउन टाइम आता है मगर मिनिमम डाउन टाइम आता है। वही चीज जो मैंने आपको बताया था FS1 और FS2, तो मेन फाइलसम FS1 चल रहा होगा, वो सिस्टम चल रहा है, यूजर वहां इस्तेमाल करते रहेंगे, पैचिंग FS2 के ऊपर होती रहेगी। सिर्फ एक फाइनल स्टेज आता है ओरेकल सिर्फ फाइल सिस्टम को स्विच करता है, तो फाइल सिस्टम को स्विच करेगा तो उस टाइम के ऊपर सिर्फ वो डाउन टाइम आएगा, वो सिर्फ एप्लीकेशन का स्टार्ट और स्टॉप का टाइम होता है। तो वो एक मिनिमम डाउन टाइम हमें मिलेगा, मगर यह होगा कि हमारी पैचिंग का जो काम है वो चीज हमारी बच जाती है बाय द यूज ऑफ
ऑनलाइन पैचिंग का जो ओरेकल ने 12.2 के बाद हमें दिए, उसको लगाने की होती है एडीओपी। एडीओपी की जो डी है ये हम यूज करते हैं फॉर दी ऑनलाइन पैचिंग। अच्छा, अब इस एडीओपी के कुछ प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है प्रिपेयर, अप्लाई, फाइनलाइज, कट ओवर, क्लीन अप। प्रिपेयर में क्या करते हैं कि उस बताते हैं कि यार हमने पैचेस लगाने जा रहे हैं, ईबीएस के पैचेस लगाने जा रहे हैं, अपने सिस्टम को प्रिपेयर करता है। उसमें होता है क्या, FS1 और FS2 मैंने बताया फाइल सिस्टम होते हैं। तो ओरेकल क्या करता है, FS2 का जो फाइल सिस्टम है उसकी उस FS1 को FS2 को सिंक करता है ताकि दोनों फाइल सिस्टम बराबर हो जाए, कोई फाइल में गैप ना हो। तो FS1 और FS2 को सिंक करेगा इन प्रिपेयर फेज के अंदर, ठीक है। और कोई क्लीनअप फेज भी चला रहा होता है। क्लीनअप में कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि आपका पिछला कोई पैच लगाता हो, पैच की कोई चीज पेंडिंग पड़ी, वो सब चीजें जो है ना प्रिपेयर फेज के अंदर, मतलब आप समझ लें प्रिपेयर फेज के अंदर ओरेकल तैयार कर रहा होता है कि हाँ जी अब मैंने इस सिस्टम को पैच करना है, तो इसके पैच करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ताकि उसको पैच कर सकूं। तो वो सारे प्री रिक्विजिट्स जो है ओरेकल इस फेज के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा होता है। उसके बाद करता है अप्लाई पैच। अप्लाई पैच में क्या होता है कि इसके अंदर एक्चुअल जो पैच है वो आपके FS2, FS1 में नहीं, FS2 जो आपका पैच फाइल सिस्टम के अंदर अप्लाई कर देता है। जो आपने पैच लगाना है वो पैच जाके इस पेज के अंदर अप्लाई हो रहा होगा। इस फेज में जब अप्लाई हो रहा है FS2 में अप्लाई हो रहा होगा, FS1 आपका सिस्टम प्रोडक्शन चल रहा है, किसी किस्म का कोई डाउन टाइम नहीं आएगा जब आपका ये फेज चल रहा होगा, एक्चुअल सिस्टम चल रहा होगा। अप्लाई फेज के अंदर क्या करेगा, पैच आपके FS2 के फाइल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसमें ये भी कर सकता हूं कि मैं वर्कर डिफाइन कर दूं कि यार मैं 10 वर्कर जो है ना पैरेलल प्रोसेस जो है मेरा पैच को अप्लाई करें तो जल्दी अप्लाई हो जाएगा। तो इस पैच में क्या हो रहा है कि मेरा पास जो मेरा जो एक्चुअल सिस्टम है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरा पैच फाइल सिस्टम होगा उसके ऊपर पैच अप्लाई करना शुरू कर देगा ओरेकल इन फेज ऑफ अप्लाई। फाइनलाइज फेज के अंदर क्या कर रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, अब वो चेक करता है कि हाँ जी पैच जो है वो सही तरीके से लग गया है, कोई इशू तो नहीं है दोनों मतलब हमारे फाइल सिस्टम के अंदर। मतलब उसके जो प्रीरिक्विजिट्स हैं कि पैच को फाइनलाइज करने के लिए वो सारे के सारे स्टेप जो है वो आपके फाइनलाइज फेज के ऊपर ओरेकल चेक करता है, ठीक है। की टास्क क्या है, आइडेंटिफाई एनी DDL डेफिनेशन ऑपरेशन नीड टू बी एग्जीक्यूट। कोई ऐसी चीजें हैं जो कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर, वो कंपाइल करना है तो वो कंपाइल कर रहा होता है, ठीक है। वैलिडेट कर रहा हो सिस्टम टू बी रेडीनेस फॉर द बिफोर एंटरिंग द डाउन टाइम, मतलब डाउन टाइम लेने से पहले, क्योंकि आपने पता है कि मैंने FS2 के ऊपर पैच लगा दिया, अब FS1 पे मैंने सिस्टम को लेकर आना है, तो उससे पहले पहले ये वेरीफाई करेगा कि यार डेटाबेस के सारे मेरा पैच सही लगा है, ठीक है, मेरे सारे ऑब्जेक्ट कोई इनवैलिड तो नहीं है। वो सारे प्रीरिक्विजिट्स फाइनलाइज करने के लिए सब कुछ चेक करेगा इन फाइनलाइज फेज के अंदर, ठीक है। ये कट ओवर फेज है, ये इस फेज के ऊपर क्या होगा, ये आपका डाउन टाइम आएगा। ये क्या करेगा, स्विच कर देगा आपका, मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी जो ना एप्लीकेशन सर्विसेज बंद करेगा, जो चीज चल रही है FS1 से वो सारी सर्विसेज बंद करेगा और फिर FS1 को FS2 से स्विच कर देगा और आपकी एप्लीकेशन दोबारा से अप कर देगा। तो क्या हुआ, मेरा डाउन टाइम जो है वो मिनिमाइज हो गया। ये कहां पर होगा मेरे कट ओवर फेज में, दिस इज द लास्ट फेज। इसमें क्या हुआ, मेरा पैच अप्लाई हो गया। और ये है क्लीनअप फेज। क्लीनअप फेज सबसे आखिर में चलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कि पैच फाइल से कुछ जो ऐसी लॉग्स थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, ठीक है, जो उसने अपनी टेम्पररी फाइल्स जनरेट करी थी, वो सारी की सारी टेम्पररी फाइल्स जो है ना अपने पास से क्लीनअप कर देगा। जो भी पैच के लिए रिक्वायरमेंट थी, कोई टेम्पररी डेटा डाला होगा, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ इस क्लीनअप फेज के अंदर जो है वो वॉश आउट कर देगा। जो डेटा इसको रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि पैच फाइल तब पैच कर रहा था, उसने कुछ हो जाता टेम्पररी फाइल बनाई हो, कुछ टेम्पररी डेटा बनाया हो, तो वो सारा सारा इन क्लीनअप फेज के अंदर में आके वो खत्म कर देगा। तो ये हमारे स्टेप्स थे जो कि पैचिंग के अंदर हमने इस्तेमाल किए थे। एडीओपी प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर था हमारा, फिर उसके बाद फेज था
अप्लाई का फेज था, फिर फाइनलाइज था, कट ओवर था, और फिर लास्ट वन हमारा क्लीनअप फेज था। यही यहाँ पर पैचिंग के स्टेप्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब आता है, तो थोड़ा सा हम लेते हैं ब्रेक। ठीक है, देखो आप लोगों के नहीं है ये जो चीज हम बता रहा हूँ मैं आपको को, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा यार बिल्कुल ही, मगर ये जो ईबीएस है ना, ईबीएस आप लोग माशाल्लाह डेटाबेस करो, आप हो सकता आप प्रोग्रामिंग के अंदर हो, आप हो सकता डेटाबेस के अंदर हो, मगर ये ईबीएस की जो चीजें हैं अराउंड द वर्ल्ड, मतलब आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। टेक्निकली स्ट्रांग आप होगे, मगर आपको बिजनेस लॉजिक, क्योंकि आप जब तक फ्रंट, ये चीज फ्रंट पे होगी, जहां तो आपका फ्रंट बिजनेस चल रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जिसमें ज्यादा जो पैसा आता है वो तो फ्रंट से आ रहा है ना। बैक एंड पे अगर आईटी में बैठ के आप डेटाबेस चला रहे हो, मैं ये नहीं कहता डेटाबेस का बंदा के लिए नुकसान दे, मगर आप बैक एंड पे बैठे हो, ये वो लोग होंगे जो फ्रंट पे आपका बिजनेस को चला रहे होंगे। तो बिजनेस लॉजिक के बारे में जरूर पता होना चाहिए है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस एप्लीकेशन क्या चल रही है। ठीक है, ये नहीं हो कि आपको पता ही नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का बिजनेस क्या है, वो बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये नहीं पता करोगे तो फिर आप बैक एंड पे ही रहोगे हमेशा। बिल्कुल आना चाहिए। आप देखें, अगर मैं बात करूँ ना, ईबीएस में भी कई वो है, एरियाज हैं। ईबीएस में कई एरियाज हैं। एक होता है एप्स डीबीए, ठीक है, और एक है फंक्शनल। एप्स डीबीए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये क्या है? एप्स डीबीए का काम ये है कि एप्लीकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन, टेबल स्पेस क्रिएट करना, अलर्ट लॉग चेक करना, वैसे ही एप्लीकेशन की भी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल डेटाबेस आना चाहिए, ये कोई वो नहीं है कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, मगर डेटाबेस का अगर आप एप्स डीबीए हो, एप्स डीबीए के लिए आपको कोर डेटाबेस का 100% कोर नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, एप्स डीबीए के रिलेटेड जो चीजें हैं आपको वो रिक्वायर्ड है, तो आपने वो फील्ड अपनी खुद चूज करनी है कि आपने एप्स डीबीए साइड पर जाना चाहते हैं या कोर डीबीए साइड पर जाना चाहते हैं। देखिए, बेहतर बेहतर की अगर बात करोगे, अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है कि अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज हैं तो एप्स डीबी की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज्यादा है, मगर फिर पे स्केल पे आता है कि यार आप बोलते हो पे स्केल किसकी ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ एप्स डीबी के पे स्केल और डीबी के पे स्केल में बहुत फर्क है। एप्स डीबी का पे स्केल डीबी के पे स्केल से ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस पॉइंट है उसके पास ना, उसको एप्लीकेशन की नॉलेज भी है और डेटाबेस की नॉलेज भी है। डेटाबेस के बंदे के पास सिर्फ डेटाबेस की नॉलेज है, बैकएंड पे चला रहा है डेटाबेस, आर1 का बैकअप लिया, बैकअप लेकर रिस्टोर कर दिया, उसको वो नॉलेज है। एप्स डीबीए को आपका जो कोर एप्लीकेशन चल रही है, जैसे आप फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हो, अब फार्मास्यूटिकल के नहीं है, उसकी जो मेन चीज है वो एप्लीकेशन है। एंड यूजर के पास तो एप्लीकेशन आ रही है ना, एंड यूजर तो आपका ईबीएस की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, लॉग इन कर रहा है, यार मेरा यूजर मैं अपने वहां पे जीएल में एंट्री कर रहा है, सप्लायर क्रिएट कर रहा है, रिसीवेबल डाल रहा है, एंड यूजर तो वो वाला काम कर रहा है ना। अब एंड यूजर तो आपका आर1 का बैकअप नहीं ले रहा ना, ऐसा ही है ना। अब एंड यूजर तो वो चीज चला रहा है, अब उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो काम कर रहा है, जो आपका एप्स डीबीए काम कर रहा है कि आपको एप्लीकेशन की सर्विस को देखना, यूजर क्रिएशन है। ठीक है, और आपने डेढ़ सौ, अब आते हैं उसमें जो फंक्शनल लेवल के भी लोग होते हैं जो फंक्शनल को देख। अब फंक्शनल और एप्स डीबीए में क्या फर्क है कि फंक्शनल जैसे कि मैं बताऊं जनरल लेजर, जनरल लेजर, अकाउंट्स पेबल, ये क्या है? फंक्शनल लेवल के लोग काम कर रहे हैं, जो आपके आपका सप्लायर क्रिएट करना, आपका जो अकाउंटिंग बनाना, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल बनाना, ये आपके फंक्शनल लोग काम कर रहे हैं। और यही चीज सर्विसेज जो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्लोन करना, ये एप्स डीबी का काम है। हाँ हाँ, आगे बताएं। देखिए नहीं, वो अलग चीज है, इंटीग्रेशन अलग चीज है। ईबीएस ये है, इसमें कोडिंग भी है, अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कोडिंग भी, कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, और डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट भी है। देखें, एक ओरेकल ने एक
टूल बना के दे दिया। अब ओरेकल इसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, मगर ये इसको कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओरेकल ने हर किस्म के फीचर दे दिए। कस्टमाइजेशन से मुराद है कि क्या होगा, आपने कोई ऑप्शन ऑन करना ऑफ करना ये तो कर दो, आपको कोई मसला नहीं है। आपको कोडिंग चेंज करना, कोडिंग भी चेंज कर सकते हो, पीएलएसक्यूएल की कोडिंग आप अपना अपना कोई फॉर्म बना के डाल दो उसके अंदर, वो भी कर सकते हो। ये ये अराउंड आपको इंडस्ट्री में ईबीएस ईबीएस समझ लें यार, बैंकिंग में तो सब में ईबीएस इस्तेमाल हो रहा है। हाँ हाँ, लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट में कोई कोई डिफरेंट वर्जन में चला रहा है, कोई 12.1 पे चला रहा है, कोई 12.2 पे चला रहा है, मगर ओरेकल ईबीएस चल रहा होगा। ठीक है, आपने सैप का नाम सुना है? सैप सुना है? ओरेकल ईआरपी और सैप। सैप क्या है, वो भी ईआरपी है, ईबीएस ये भी ईआरपी है। हाँ देखें, अब क्या है, बैंक का अपना जो कोर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है ना, कोर बैंकिंग जो आप अगर किसी ब्रांच में जाते हो तो वहां पे उस ब्रांच के अंदर उनका अपना कोर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जहां से आपने आपने कोई कैश डिपॉजिट किया वटेवर किया, वो उनका, जैसे मैं T24 की बात करता हूँ, T24 है, सिंबल्स के नाम से ये एप्लीकेशन बनाई हुई है जो कि कोर बैंकिंग एप्लीकेशन है। वैसे ही ये जो बता रहा हूँ ये आपका ईबीएस है, ये फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन। ठीक है, देखो फाइनेंशियल एप्लीकेशन इस तरीके से है कि आपके एसेट्स की मेंटेनेंस, आपके सप्लायर की मैनेजमेंट, आपके कस्टमर, जो आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, इन्वेंट्री कि आपके कौन कौन सी प्रोडक्ट, जैसे मैं बात करता हूँ सुपर स्टोर की, ठीक है, मैक्रो की बात करिए, मेट्रो की बात करता हूँ, तो अब उनका कोर बिजनेस क्या है, मैक्रो का या मेट्रो का कोर बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना ना, रिटेलर है ना वो लोग। ठीक है, प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो प्रोडक्ट किससे लेकर आते हैं, सप्लायर से लेकर आते हैं। ठीक है, सप्लायर से परचेज करते हो, सेल किसको करते हैं, कस्टमर को। अब सप्लायर क्या है उनका, वो वेंडर है। अब यही जो बिजनेस है उनका, सेल परचेज का बिजनेस है। अब सप्लायर उनका क्या है, वेंडर है। वो क्या है उसका, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट वो है, उसको कहते हैं इन बिजनेस टर्म में अकाउंट पेबल कहूंगा मैं उसको। अगर मैं बात करता हूँ कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, कस्टमर वो क्या है, मेरा अकाउंट रिसीवेबल, उससे कस्टमर से पैसा लेना है मैंने, और सप्लायर को पैसा देना है मैंने, उससे प्रोडक्ट लेनी हो पैसा देना है, और कस्टमर को सेल करनी हो पैसा लेने हैं उससे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से अब आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, अब कितनी इन्वेंट्री का, कौन कौन सी इन्वेंट्री के लगभग लक्स ऑफ कितने पड़े हुए हैं। ठीक है ना, आप घी कितना पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में कराओ, कितनी कॉस्ट से खरीदा था, और किसने परचेज किया था, इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन किया मैंने। लेट से मैंने 10 रुपए का खरीदा था और मैं इसको 50 रुपए का बेच रहा हूँ, तो 40 रुपए मेरा क्या है, प्रॉफिट। ऐसा ही है, तो इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, ईपीएस करके देगा मुझे। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी, ये ओरिकल ने देखें, ये ओरिकल ने अब ये ईबीएस ने बना के दिया ना, जो चेजअप बना रहा है ना, उसने एक अपना टूल, अपने सॉफ्टवेयर बनाया है, अपना बनाया है। जैसे मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरा अपना सॉफ्टवेयर बना हुआ है इन्वेंट्री का, मेरा अकाउंट्स का बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही चेजअप के को वेंडर है उसने अपना बनाया होगा। अब ये एक्सपेंसिव भी है ईबीएस, इसका ऑब्वियसली बात लाइसेंस भी है, लाइसेंस भी होगा। तो अब हर कोई छोटी छोटी चीज, जो छोटे छोटे फॉर्म्स हैं वो लाइसेंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि अब इसको लगाना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अभी इसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट किस्म के लोग होंगे, फंक्शनल लोग होंगे, एप्स जीबी होंगे, डीबी होंगे। ठीक है, तो जो आपको इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ये ऐसे नहीं है कि आपने रात को सोचा हो, आपने सॉल्यूशन चुका दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इस सॉल्यूशन तो कर लोगे आप, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो उसके लिए कई लोग, टीम आपको इन्वॉल्व है, कई लोग इन्वॉल्व है, कॉस्ट लगेगी आपके, तो वो कॉस्ट छोटी फर्म्स या छोटे को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है कि बड़ी कंपनीज हैं जहाँ उनका प्रॉफिट टर्नओवर ज्यादा है, तो वही चीजें जब देख रहे हैं, जब उनको फिर उनके लिए ये चीजें है ओरेकल ईबीएस। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर ही बना बनाया सॉफ्टवेयर दे दिया। अब आपको सॉफ्टवेयर बना के दे दिया ना, अब आपने बोला यार कस्टमाइज कर लो, अब जैसे कि आप कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो अब आपने बोला यार इसमें फीचर्स हैं, 10 फीचर्स हैं, अब ये 10 फीचर में से हर कोई को 10 तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना। अब हो सकता है कोई दो कस्टमर है वो 5 फीचर इस्तेमाल करता हो, आप क्या करो, 5 को बंद कर दोगे, उसके बाद नजर ही ना है,
किसी और कस्टमर के पास वो 5 नजर आ जाए। तो ये क्या हो रही है, ये कस्टमाइजेशन कर दी। आप अब कोडिंग में चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपनी उसमें आपने क्या किया हो, कोडिंग में लगा दिया होगा, आपने एक सेटअप की फील्ड बना दी होगी, सेटअप में डाल दिया होगा जब ये चले तो इस कस्टमर के नहीं ये 5 खुल जाए, इस कस्टमर के नहीं 10 खुल जाए। तो कोडिंग में चेंज तो नहीं किया ना आपने, सिर्फ आपने अपने कोड में सेटअप बना के उस कोड को कस्टमाइज कर लिया। तो वही ओरेकल ईबीएस में ये काम हो रहा है। और ये ईबीएस, हाँ आप, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जितने बैंकिंग सिस्टम है ना, सारे बैंकिंग जो है ओरेकल ईबीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। पेस्को ओरेकल ईबीएस चला रहा है। हाँ अच्छा, क्विक बुक है ना, वो क्विक बुक भी एक सिस्टम बनाया, वो भी ईआरपी है, ठीक है ना। ये ओरेकल ने अपनी बनाई है ईआरपी। अब उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होंगी क्विक बुक की। अब लिमिटेशन क्या है, अब वो आप ले लो क्विक बुक चला लो, और वो उसके अंदर एक लिमिट में आके वो उसके अंदर परफॉर्मेंस के इशू आना शुरू हो जाएंगे, उसकी सपोर्ट को आपको मसला आएगा। अब इसकी कम्युनिटी सपोर्ट इतनी ज्यादा है मार्केट में, ज्यादातर बहुत डीबीए मिलेंगे आपको अराउंड द वर्ल्ड ईबीएस के। आप गूगल पर सर्च करोगे ईबीएस के बारे में, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत मिलेगी, क्विक बुक की आपको इतनी नहीं मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से चलती है। अब ये आता है हमने, तो इस प्रोडक्ट के बारे में ये ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो ये इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शनल चीजें ही पता हूँ आपको, कि एप्लीकेशन चल रही है तो उनके बारे में बताओ कि एप्लीकेशन कौन सी मार्केट में चल रही है। अब सैप है, सैप का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, सैप भी ईआरपी है, वैसी ओरेकल की ईआरपी ईबीएस है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया उस इन टूल्स को, इन एप्लीकेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, वो आपको वो चीजें बताई मैंने आपको, कि पैचिंग कैसे करते हैं, उसकी सर्विसेज कैसे ओपन करते हैं, ठीक है ना। पैचिंग के बारे में बताया मैंने, क्लोनिंग के बारे में बताया, क्लोनिंग कैसे करते हैं उसके अंदर। तो वो चीजें आपको पता होंगी, एक आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये चीजें इस तरीके से होती। तो मार्केट में जाओगे तो आपने चूज करना है कि यार आपने फील्ड कौन सी रखनी है, एप्स डीबीए रखनी है, डीबीए रखनी है, तो आप उसके बेस पे अपना को सेलेक्ट कर सकते हो देखकर। अब ये आईडी यूटिलिटी जो है ना, ये आपके सामने आ रही है। एडी यूटिलिटी का बेसिक पर्पस क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की यूटिलिटी है, ठीक है। जिसको यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इनवैलिड ऑब्जेक्ट को कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िग, जो ऑटो कॉन्फ़िग भी एडी यूटिलिटीज का पार्ट है। पैचिंग जो हमने बात करी वो भी एजिलिटी का पार्ट है, ठीक है ना। हमने कोई जनरेट फॉर्म बनाने, रिपोर्ट्स बनानी है, मेन्यू बना रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब एडी यूटिलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें आपको समझ लेता हूँ, एडी पैच है, ठीक है। कोई पैच लगाना है तो 12.2 से पहले पैच लगाना तो एडी पैच इस्तेमाल करते थे। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन को डाउन करना पड़ता था मुझे, ठीक है। तो ये मैं एडी पैच इस्तेमाल करता हूँ। एडीओपी क्या है, मेरा ऑनलाइन पैचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। एडीसीएफजी क्लोन क्या है, ये फॉर दी क्लोनिंग, जो आपको बताया शुरू में बताया था, क्लोनिंग के लिए एडीसीएफजी क्लोन इस्तेमाल करता हूँ। एडी प्री क्लोन क्या है कि मेरा सोर्स फाइल सिस्टम को प्रिपेयर करवाता हूँ, करवाने के लिए होता है। और लास्ट वन का एडी एडमिन, इस एडी एडमिन के टूल के थ्रू मैं एप्लीकेशन की इन ऑब्जेक्ट्स को कंपाइल कर सकता हूँ, फॉर्म को कंपाइल कर सकता हूँ, बाइनरी कंपाइल कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ एडी एडमिन, ठीक है। तो ये एडी यूटिलिटीज हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये एडी पैच, ये क्लासिक पैच और बताया मैंने यहाँ पर, यही था सबसे पहला वाला एडी पैच, ये क्लासिक था। मतलब इसको लगाने के लिए क्या होता था, हमको डेटाबेस अपनी एप्लीकेशन को बंद करना पड़ता था बाय द यूज ऑफ, इसको पैच डिफाइन करूंगा, और पैच डिफाइन कर देने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन पे पैच लगा सकता हूँ बाय द यूज ऑफ एडी पैच। एडीओपी क्या बताया, ये ऑनलाइन पैचिंग का सिस्टम है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर लेट्स पैचिंग करनी है तो ऑनलाइन पैचिंग बाय द यूज ऑफ एडीओपी में कर सकता हूँ। इसके फेज हैं, प्रिपेयर है, फाइनलाइज है, कट ओवर है एंड क्लीन अप, ये इसके फेजेज हैं जो कि एडीओपी के इस्तेमाल, ये भी दिस द पार्ट ऑफ एडी यूटिलिटीज। ऑटो कॉन्फ़िग, अच्छा ऑटो कॉन्फ़िग क्या चीज है, कि ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर था ओरेकल ई बिजनेस सूट एनवायरनमेंट, डेटाबेस के लिए भी है और एप्लीकेशन। आपने एक लेट्स सपोज डेटाबेस की कोई पोर्ट चेंज करी, एप्लीकेशन की कोई पोर्ट चेंज करी,
ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन की चीजें चेंज करी, तो ऑटो कॉन्फ़िग चलाओगे तो क्या करेगा, आपकी अक्रॉस जितनी भी चीजें कंसिस्टेंट बना कर देगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपने चेंज करी है, पोर्ट में चेंज किया, आपने डेटाबेस की पोर्ट में, एप्लीकेशन की पोर्ट में चेंज किया, तो बाय द यूज ऑफ ऑटो कॉन्फ़िग चलाओगे तो ये क्या करेगा, सब चीजों को अपने सिंक कर देगा। तो ये एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती है। एक में होती है कॉन्टेक्स्ट फाइल। कॉन्टेक्स्ट फाइल में ओरेकल क्या करता है, अपनी तमाम की तमाम आपके कौन सा फाइल सिस्टम कहाँ चल रहा है, FS1 का फाइल सिस्टम कौन सा है, FS2 का फाइल सिस्टम कौन सा है, उसकी EBS की पोर्ट कौन सी है, वो डेटाबेस का नाम क्या है, वो सब का सब उस कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा होता है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट फाइल को पढ़ते हुए आपकी एप्लीकेशन की सारी कॉन्फ़िगरेशन को सिंक कर देता है। तो इसका यही पर्पस है, यूजिंग वैल्यू स्टोर इन कॉन्टेक्स्ट फाइल। ये आ रहा है आपके हमने सेंट्रल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉल्ड इज कॉन्टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट फाइल का जो लिखा हुआ इसको यूज करते हुए आपकी एप्लीकेशन और डेटाबेस को सिंक कर देगा बाय द यूज ऑफ ऑटो कॉन्फ़िग। अच्छा, ये ऑटो कॉन्फ़िग के ये फीचर्स आ गए हैं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो रही है, ऑटोमेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, पोर्ट एंड पाथ मैनेजमेंट है, और ऑटोमेटिक मैनेज पोर्ट्स एंड डायरेक्टरी एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स से के क्लोनिंग यूजिंग फॉर यूज ड्यूरिंग द रैपिड क्लोन टू रिकॉन्फिगर टारगेट सिस्टम। अब इसमें ये भी होता है कि ना, लेट्स सपोज मैंने एक डीआर ड्रिल करनी है। ठीक है, अब डीआर ड्रिल में ये गया कि देखो, डीआर ड्रिल से समझो कि मेरा एक सिस्टम चल रहा था प्राइमरी। ठीक है, अब मेरा प्राइमरी सिस्टम चल रहा है, उसमें तो मेरा ईबीएस की एप्लीकेशन भी चल रही है और डेटाबेस भी चल रहा है। ठीक है, रनिंग फॉर्मेट के अंदर सब कुछ चल रही है। अब मैंने एज इट इज लाहौर के अंदर अपना सिस्टम जनरेट किया, तो लाहौर के अंदर क्या करूंगा, एज इट इज जो ईबीएस यहाँ चल रहा है उसको ले आके वहां पे क्लोन करूंगा। जो मैं क्लोन का मेथड बताया मैंने, एप्लीकेशन भी लेके जाऊंगा, डेटाबेस भी लेके आऊंगा, डेटाबेस का डेटा गार्ड बना के लेके जाऊंगा, तो एप्लीकेशन कॉपी करूंगा। ठीक हो गई बात। अब उस लोकेशन पे मेरी एप्लीकेशन का जो सर्वर होगा, जैसे यहाँ पे सर्वर का नाम था एप्स1, उस लोकेशन पे हो सकता है एप्स2 के नाम से सर्वर हो। ठीक है ना, एप्स2 का नाम से हो, और वहां पे हो सकता है आईपी भी चेंज हो। ठीक है, वहाँ डेटाबेस भी ना, डेटाबेस का नाम भी चेंज होगा। ठीक है, वो लाहौर में बनी हुई है, कराची के अंदर बना हुआ सेटअप मेरा। अब क्या हुआ, मैंने जो है इसको इसके दरमियान डेटा गार्ड बना दिया, ओरेकल डेटा गार्ड के थ्रू इसकी रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे रिक्वायर्ड आया कि यार, रिक्वायरमेंट आई, एक कराची से सिस्टम बंद करना है और लाहौर से सिस्टम चलाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डेटाबेस लेवल पे स्विच ओवर करूंगा, डेटाबेस यहां से यहां स्विच हो जाएगा, हो गया स्विच। और एप्लीकेशन लेवल पे चलाऊंगा ऑटो कॉन्फ़िग, उसको बताऊंगा कि यार अब तुम्हारी जो डेटा एप्लीकेशन है ये नहीं है, ये। तो क्या करेगा, वो जिस डेटाबेस से कनेक्टेड होगा वो उसकी तमाम की तमाम कॉन्फ़िगरेशन खुद ही पड़ेगा। डेटाबेस का नाम क्या है, इस डेटाबेस की पोर्ट कौन सी है, वो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिखी होगी, वो वहां पे ऑटो कॉन्फ़िग चलेगा। तो उस एप्लीकेशन को ये पता चल जाएगा अब मेरी प्रोडक्शन एप्लीकेशन डेटाबेस ये है, तो वो एप्लीकेशन फिर वहां से चलना शुरू हो जाएगी। तो ऑटो कॉन्फ़िग का पर्पस यही है कि हमारे कोई पोर्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, और सेंट्रलाइज का ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग स्टोर इन वन एक्सएमएल फाइल के अंदर होती है। तो ये की फीचर्स हैं ऑटो कॉन्फ़िग के। और कब इस्तेमाल करते हैं, इन्हें पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई चेंज किया एप्लीकेशन में, कोई मैंने किसी के समय कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज किया, तो मैं ऑटो कॉन्फ़िग चलाऊंगा, चेक करूंगा, हाँ जी, उसमें ये करता है कि चेक करेगा सारी कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऑटो कॉन्फ़िग आपका फेल हो गया, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन में कोई मसला आ गया। ठीक है, तो ये की फंक्शन है। हम जब भी कुछ होगा ना, लेट्स सपोज मैंने ईबीएस में कुछ छेड़खानी करी है, ईबीएस की कोई फाइल में कोई चेंजेस करी है मैंने, तो ऑटो कॉन्फ़िग लगा के चेक करूंगा, यार ऑटो कॉन्फ़िग चलाऊं, इसका मतलब अगर ये सही चला है तो मेरी ईबीएस की एप्लीकेशन सही चलेगी। अगर इसमें गड़बड़ आ गया, किसी किस्म में गड़बड़ आ गया, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन में मसला आएगा। ठीक है, तो ये की फंक्शन है ऑटो कॉन्फ़िग। ये हम समझ लो जितने भी एप्स जीबीएस हैं, उनमें अपने कोई भी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद ऑटो कॉन्फ़िग चलाना लाजमी है, समझ लें आप ऐसे। ठीक है, ये देखें, ये ऑटो कॉन्फ़िग चला हुआ है, ये एग्जाम्पल ने दिखाया है कि सारी सारी देखें, हर मॉड्यूल के अंदर हर चलता है, एडी टॉप, एफएनडी टॉप। ठीक है, ये जितने भी आप मॉड्यूल्स हैं उनके टॉप के ऊपर चलाया है इसने, सब पे कंप्लीट हुआ, ऑटो कॉन्फ़िग कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगते हैं ये ऑटो कॉन्फ़िग कंप्लीट होता है। ये इसको चलाने के लिए डेटाबेस एप्लीकेशन को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ये चल सकता है।
अच्छा, ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके ऑटो कॉन्फ़िग के पार्ट होते हैं, ठीक है। फाउंडेशन ये है आपका, है सप्लायर, आईपी इक्विपमेंट है, जितने भी ईबीएस के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूल्स चल रहे हैं, मॉड्यूल से मतलब है कि लेट्स सपोज अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, सप्लायर लेजर, जनरल लेजर, फिक्स एसेट, दीज आर दी मॉड्यूल्स। तो वो तमाम मॉड्यूल्स के ऊपर ये चलता है ऑटो कॉन्फ़िग। हर मॉड्यूल्स को चेक करता हुआ कि आपने ये हर किसी को चेक करेगा, हर मॉड्यूल को चेक करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा, ठीक है। तो ऑटो कॉन्फ़िग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईबीएस के अंदर। अब आते हैं ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज में यह आ जाता है कि यार देखो, अब तक हमने पढ़ा, बात की थी हमने, क्लोनिंग की कर ली, पैचिंग कर ली, ये सब क्या थे, टेक्निकल थे, ठीक है, जो कि आपके चल रहे थे आपके सर्वर लेवल के ऊपर, एप्लीकेशन सर्वर। ये वो चीजें हैं जो कि अब आपकी ईबीएस के अंदर, ईबीएस देखो, ईबीएस एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमने डेटाबेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। ऐसी का होगा एप्लीकेशन ईबीएस की सॉल्यूशन करोगे, उसका मीडिया लेकर आओगे और लेकर आओगे, उसको सॉल्यूशन करोगे, उसकी सर्विस को स्टार्ट करोगे, फिर जाके बड़ी एक आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे कि आपने अपने पीसी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया, ठीक है। ऑफिस इंस्टॉल करने का सेटअप डालते हो, सेटअप चलाते हो, सेटअप चलने के बाद आपका ऑफिस चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एंड यूजर, जैसे कि ये एंड यूजर है, अब इनको इससे कंसर्न नहीं है कि यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे इंस्टॉल किया गया, आपने किया ऑफिस, आपने सेटअप किया, पीसी सपोर्ट का बंदा आया, उसने इंस्टॉलेशन कर दी, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। और आप अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके मैं प्रपोजल्स क्रिएट कर रहा हूँ, वटेवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फंक्शनल काम है। वैसे ही मैं जो बात कही, मैंने आपको क्लोनिंग की थी, वो मेरा एप्स डीबी का काम है, वो भी जो एप्स जो मेरे एप्लीकेशन का टेक्निकल सर्वर लेवल पे काम परफॉर्म करो। अब ये जो टास्क आपको सामने आ रही है, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ विद इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या आती है, एप्लीकेशन पे किस किस को राइट्स हैं या नहीं है। मैं चाहता हूं यार मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंट्स पेबल का फॉर्म है, ये इसको इसको राइट्स मिले, ये बंदा चलाए, ये बंदा ना चलाए, उसकी यूजर मैनेजमेंट, यूजर क्रिएट होगा, ठीक है। इस यूजर के पास क्या क्या राइट्स हैं, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस यूजर को क्या राइट्स हैं, क्या क्या काम कर सकता है। मैं ये भी कर सकता हूं कि यार यूजर के पास जो है एक मेन्यू आए, मेरा डिफाइन मेन्यू है, सारी पूरी ईबीएस पूरी खुल के ना आ जाए, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि सेलेक्टेड 3 से 4 ऑप्शन हैं आए, तो मैं बाय द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। तो दीज आर दी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की हैं, यूजर मैनेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करना, ठीक है। प्रोफाइल के सिस्टम वाइड आपके सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो डिफाइन करना। कंकरेंट प्रोसेसेस, कंकरेंट प्रोसेस पे क्या है कि ईबीएस में आपने लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कोई रिपोर्ट चलाते हो, तो रिपोर्ट चलती है, प्रोसेस करती है, आपके सामने फॉर्म आया था, आपको आउटपुट आया था। इसमें क्या है कि आपने कोई भी प्रोसेस करा तो क्या करेगा, बैक एंड पे ले जाएगा, आपको सामने प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, वो बैक एंड पे प्रोसेस खुद ब खुद करता रहेगा, फिर एक जगह पे ऊपर आपको आउटपुट जनरेट कर दे। तो ये जो कंकरेंट प्रोसेसिंग है ना, मैनेज बैकग्राउंड जॉब्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो बैक एंड की जॉब्स जो चल रही हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, कंकरेंट प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर, तो वो बाय द यूज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हम कंकरेंट प्रोसेसेस को भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि उस पर कितने कंकरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, वो एप्लीकेशन की सर्विसेज चल रही है या नहीं चल रही है, वो भी हम बाय द यूज ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिक्योरिटी ऑडिटिंग भी लगा सकता हूँ कि यार कौन सा यूजर कहाँ कब लॉगिन हुआ, ठीक है, उसकी उसकी एकदम एक्सेस कितनी भी है, कब लॉगिन किया, किस टाइम पे लॉगिन किया, कौन सा फॉर्म चलाया, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेस किया, वो सारी की सारी ये चीजें मैं जो हूँ सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग लगा के मैं कर सकता हूँ। फिर ये कंटेंट मैं जो आपके कंटेंट प्रोग्राम के यूजर के एग्जीक्यूशन को ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ग्रुप, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ईबीएस के ऊपर। फिर प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं,
और रिपोर्ट के पैरामीटर भी हम सेट कर सकते हैं। ये दीज आर दी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स हैं जो कि ओरेकल ईबीएस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ओरेकल ईबीएस का ये एक इंटरफेस आता है, ये भी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। ये एक मेन स्क्रीन आती है, ये सारे के सारे यहाँ पे जो ऑप्शन यूजर के हैं सेलेक्टेड होंगे वो आपके सामने लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे होंगे। ये इस तरीके से इसको रहते हुए मैं इसकी डेटाबेस की हेल्थ भी चेक कर सकता हूँ ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर से कि मेरी डेटाबेस की हेल्थ क्या है बाय द यूज ऑफ ईबीएस में देख सकता हूँ। ये इसका एक मेन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मेन्यू आता है। ठीक है, देखें यहीं पे आ रहा है कि इसके मेन्यू में फंक्शंस हैं, यूजर है, रिक्वेस्ट ग्रुप है। तो ये जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, एप्लीकेशन मेन मेन्यू होता है ना, ये वैसे ही ईबीएस का अपना कंट्रोल आपका मेन्यू है। ठीक है, यूजर क्रिएट करना है तो यूजर क्रिएट करने का ये मेन्यू अपने यूजर यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई फंक्शन बनाना है, फंक्शन ये होगा कि आपने कोई स्पेसिफिक टास्क बनानी है कि यूजर ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके करे, तो बाय द यूज ऑफ फंक्शन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मेन्यू बनाना चाहूँ तो क्या यूजर को सिर्फ ये सिलेक्टेड मेन्यू नजर आए, तो बाय द यूज ऑफ मैं ये बना सकता हूँ कि सिर्फ सिलेक्टेड मेन्यू नजर आए, उस मेन्यू के अंदर जो फंक्शन मैंने बनाया है उसके अंदर ये फंक्शन चले। ठीक है ना, लेट्स सपोज आप चाहते हो यार मेरी जो ना यूजर को ना एक रिपोर्ट देखनी है, यूजर आया एक रिपोर्ट जो है स्पेसिफिक रिपोर्ट मैंने बनाई है, सिर्फ यूजर सिर्फ वही जा सके, तो उसके लिए मैंने अलग से बनाया कस्टम रिपोर्ट के नाम से एक मेन्यू बनाया। उस मेन्यू के अंदर मैंने एक रिपोर्ट को अटैच कर दिया, क्या ये रिपोर्ट यहाँ से फायर हो जाए। तो बाय द यूज ऑफ दिस कस्टमाइजेशन में ये काम कर सकता हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उस यूजर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी आती है, सिस्टम लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अकाउंट्स पेबल एक मैनेजर अकाउंट्स पेबल के ऊपर काम कर सकता नहीं, कैसा रिसीवर पे काम कर सकता, तो दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या है कि उसके अंदर मैंने अगर लेट्स सपोज कोई प्रोफाइल में चेंज करना ओरेकल ईबीएस की अपने, तो वह बाय द यूज ऑफ दिस प्रोफाइलिंग में मैं आके चेंज भी कर सकता हूँ। ये प्रोफाइल ऑप्शंस हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं बिहेवियर, एप्लीकेशन का बिहेवियर, यूजर का बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिहेवियर एंटायर एप्लीकेशन का। तो मैं बाय द यूज ऑफ ये प्रोफाइलिंग में आराम से कर सकता हूँ। ये ऑडिटिंग करने का ऑप्शन है कि मैं चाहता हूँ कि ये ऑडिट ट्रेल लगानी है। ओके, और यहाँ पे बता देता हूँ कौन से ओरेकल के मॉड्यूल पे लगानी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ कि यहाँ ऑडिटिंग किस पे इनेबल करनी है मैंने। ये कंकरेंट प्रोसेस है, कंकरेंट मैनेजर आपको मैं बताया कि यूजर ने कुछ प्रोसेस चला रहे हैं, बैकएंड में जॉब चल रही है, उसको कंट्रोल करने का वो उसका काम ये होता है कि आपने लेट्स सपोज यूजर की कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो ओरेकल क्या करेगा, ईबीएस क्या करेगा, वो रिपोर्ट जनरेट करनी है तो बैकएंड पे एक रिपोर्ट एग्जीक्यूट कर देगा और उसको आपने सबमिट कर दिया। बाद में आप चाहते हो उस रिपोर्ट के आउटपुट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उसकी लॉग को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कंकरेंट प्रोसेसिंग ओरेकल में ईबीएस में मौजूद है। ये सारे की कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। अब ये देखें कंकरेंट प्रोसेसिंग किस तरीके से यूजर ने क्या क्या सबमिट किया। एक रिक्वेस्ट टेबल के अंदर ये रिक्वेस्ट गई, इंटरनल आईसीएम के मैनेजर ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा, फिर कंकरेंट मैनेजर ने इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट की स्क्रिप्ट चलाई और लॉग्स जनरेट हो गई। ये फ्लो होता है कंकरेंट प्रोसेस को चलाने का, कंकरेंट की जो प्रोसेसिंग है उसको चलाने का ये एक फ्लो है। इस कंटेंट प्रोसेसिंग को हम बाय इसको यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यार हमने कंटेंट प्रोसेस हमारे कौन कौन से कंटेंट प्रोसेस चल रहे हैं। इंटरनल मैनेजर यहाँ पर आ रहा है, इस सारे कंटेंट प्रोसेसेस यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजर है, आउटपुट पोर्ट प्रोसेसिंग है, ये सारे के सारे कंटेंट प्रोसेसिंग जो आपके चल रहे हैं, कंटेंट प्रोसेस चल रहे हैं, ये सारे कंटेंट प्रोसेस के लिस्ट यहाँ पर नजर आ रही है आपको। अब अगर लेट्स पर कोई जॉब एग्जीक्यूट करनी है तो वो जॉब एग्जीक्यूट इस तरह होती है कि रिक्वेस्ट देंगे, यहाँ से फाइंड पे प्रेस करेंगे, यहाँ से फाइंड पे लेट्स पर मैंने एक्टिव यूजर की लिस्ट निकालनी है। ठीक है, एक्टिव यूजर की लिस्ट निकाल दी मैंने, एंटर किया और सिंगल रिक्वेस्ट देनी है। इसने देखा इसी तरीके से यहाँ पे दिखाएगा आपको सामने, जो आपके लेफ्ट साइड में दिखा रहा है एक्टिव यूजर। अब यहाँ पे दिखाया ये इसका जो है ना कंप्लीट हो गया है स्टेटस। और फिर मैं इसकी लॉग देखना चाहूँ, यहाँ पे आखिर में ये लॉग नजर आ रही है।
अच्छा, अब इसको ट्रबल शूटिंग से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ईबीएस का एक थोड़ा डेमो भी कर लेते हैं। ये मेरा इसका मेन पेज आता है। ओके, इसका जो सुपर यूजर है वो सिस एडमिन है होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है सुपर यूजर सिस एडमिन। तो जब भी इंस्टॉलेशन करें सिस एडमिन का पासवर्ड लाजमी चेंज कर लें, ठीक है। मैं इसको ये कर लिया, ये इसकी मेन स्क्रीन आ गई ओरेकल ईबीएस की। ये सारे के सारे ऑप्शन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करता हूँ, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये मेन्यू आ रहा है, इसमें सिक्योरिटी में आता हूँ और यूजर्स पे आता हूँ और डिफाइन पे करता हूँ। अब ये मेरा जावा का फॉर्म खुल जाएगा, ओरेकल ईबीएस का ये फॉर्म खुल गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से देखना है, एक यूज़र क्रिएट करना है, नया यूज़र क्रिएट करना है। मैं यहाँ से प्लस पे दबाऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज कामरान, टैब प्रेस कर लेते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, एक बार दोबारा टैब डालते हैं, ठीक है। इसको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, मैं कहता हूँ जी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें डिफरेंट किस्म के मेन्यूज हैं, ठीक है। यहाँ ये करने के बाद इसको करता हूँ सेव, ये मेरा नया यूज़र बन गया, बस ये सिंपल है, यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कनकरेंट रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट चलानी है, कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है ईबीएस के अंदर, तो वो इस तरीके से होती है, फाइंड या सबमिट न्यू रिक्वेस्ट। मैं बोलता हूँ सबमिट, एक नई रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट करनी है, ओके कर लेते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट का नाम, तो बहुत सी रिक्वेस्ट ऐसी होती है, एक्टिव यूजर के नाम से एक या रिक्वेस्ट बनी हुई है, एक्टिव यूजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने बोला ये मेरे पास फर्स्ट वाली ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर दो, और इसको मैंने किया सबमिट। अब ये पूछ रहा है दूसरी करनी नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, और फाइंड पे कर लेते हैं। अभी देखें ये चल रही है इस वक्त, इसके फेज रनिंग में आ रहा है, ये देख लें ऊपर एक्टिव यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलाइए, इसका स्टेटस में रनिंग में आ गया, ये देखें कंप्लीट हो गई। कंप्लीट करने के बाद मैं करता हूँ इसका व्यू आउटपुट, ये यहाँ पर मेरे पास ये इस तरीके से आ गई। अच्छा, इसमें देखते हैं अभी जो मैंने बनाई थी यहाँ पर आ रही है नहीं आ रही है, कंट्रोल एफ, देखें ये यूज़र मेरा आ रहा है यहाँ पर, अभी क्रिएट किया था मैंने, और ये किसका पार्ट आ रहा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइब्रेरीज, ठीक है, ये इसका पार्ट आ रहा है। तो ये क्या रिपोर्ट है कि मेरी यूजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस को दी हुई है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ये उसकी रिपोर्ट है। और देखें एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी की ये एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इसके अंदर ये यूजर्स मौजूद है, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ ईबीएस, ये ईबीएस का अपना इंटरफेस है, एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यूजर्स हैं, फंक्शंस हैं, या बाय द यूज ऑफ हम चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी यहीं रखते हैं।